बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। एक तवील गैर हाजिरी के बाद आज आप लोगों से मुलाकात हो रही है। यूनिवर्सिटी से उड़ती उड़ती खबरें पहुंची कि एग्ज़ाम्स कुछ डिले हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना करंट अफेयर्स से राब्ता बहाल किया जाए। इस सिलसिले में मैंने कांटेक्ट किया सर मलिक सिराज अहमद से, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ सर मलिक सिराज की कि उन्होंने अपनी अवेलेबिलिटी को यकीनी बनाया और करंट अफेयर्स के सिलसिले में कुछ प्रोग्राम्स करने की हामी भर ली। तो अब कुछ देर में वो इंशाल्लाह कनेक्ट हो जाएंगे हमारे साथ। जी, अस्सलाम वालेकुम सर सिराज, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह जी, बिल्कुल ठीक हैं जी। आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर। सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस प्रोग्राम के लिए वक्त दिया। नहीं जी, आपका शुक्रिया जी। आप मेरे ख्याल में अपने एग्जाम में मसरूफ थी और जी आपने जी टाइम सर, निकाला। बिल्कुल। जी 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 बिल्कुल। अभी कुछ यूनिवर्सिटी की तरफ से ही कुछ खबरें पहुंची हम तक कि एग्जाम्स कुछ डिले हो गए हैं, तो मैंने सोचा करंट अफेयर्स से राब्ता थोड़ा बहाल किया जाए, और जी इसी सिलसिले में मैंने जी। फिर इस प्रोग्राम का सोचा। तो सर, सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगी कि अभी रिसेंटली मुझे यूट्यूब चैनल पर आपके कुछ प्रोग्राम्स देखने का मौका मिला, और मैंने देखा कि आपने बहुत इफेक्टिवली अपनी लोकेलिटी के इश्यूज को हाईलाइट किया, और इट्स माशाल्लाह रियली हेल्दी एक्टिविटी। तो सर बताइएगा कि आप इस तरह इश्यूज को हाईलाइट करते हैं, तो क्या इस तरह से आपके इश्यूज को रिजॉल्व भी किया जाता है और हायर अथॉरिटीज तक आपकी आवाज पहुंचती है? देखें जी, बीइंग ए जर्नलिस्ट जो है ना, जो हमारा काम है वो ये है कि जो इंतजामी मशीनरी है और जो आम पब्लिक है उसके दरमियान जी जो अब तक की मेरी सहाफत है वो ये है कि हम एक ब्रिज का काम कर रहे होते हैं कि एक चीज जो इंतजामी अफसरान के नोटिस में नहीं आ रही होती तो उसको थोड़ा सा हाईलाइट करके जी करते हैं, तो वो जो लोग काफी दिनों से उसके मुतालिक मुतालबा कर रहे होते हैं वो जी शायद जी उस पर थोड़ा सा नोटिस जल्दी नहीं करते। तो हमारे जो जर्नलिस्ट जो हैं जब वो किसी इशू को हाईलाइट करते हैं तो उस पर नोटिस हो जाता है। तो मकसद है बहुत बिल्कुल जल्दी तो नहीं, लेकिन बहरहाल आम आदमी के मुकाबले में हो आवाज जाता सुनी जाती है और फिर उस पर कुछ ना कुछ अमल दरामद भी हो जाता है। बिल्कुल सर। सर, पाकिस्तान में इलेक्शन अब तक का सबसे अहम टॉपिक तो यही है, मगर क्योंकि मैं करंट अफेयर्स से थोड़ा आउट ऑफ टच हो गई थी, तो कुछ महीनों पहले की अगर हम बात करें, थोड़ा पीछे जाएं अगर, तो बात अगर हम शुरू करें इमरान खान की हुकूमत के खात्मे से, तो सर रजीम चेंज क्या था देखें, रजीम चेंज को पहले थोड़ा सा समझने की जरूरत है। एक तो ये पाकिस्तान की सियासत के अंदर एक चीज आप अपने जहन में रख लें, बीइंग ए स्टूडेंट भी, कि रजीम चेंज तो जी होता है, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। यानी इमरान खान जो बात रजीम चेंज की कर रहे हैं वो एक हिसाब से ठीक कर रहे हैं, लेकिन बिल्कुल प्रॉब्लम हमारे साथ यह है कि इमरान इमरान खान बुनियादी तौर पर आधा सच बोल रहे हैं। वो 2022 का जो रजीम चेंज है उसको बड़ा थॉरोली, इसको इन डिटेल उसको लोगों के सामने रख रहे हैं, अपना नैरेटिव रख रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं कह रहे कि बिल्कुल वो 2018 के अंदर जो रजीम चेंज हुआ था वो बेसिकली उसका भी हिस्सा थे। देखें, बिल्कुल। पाकिस्तान की जो तारीख है ना, थोड़ा सा मैं आपको अगर आप सुन लें तो आपको समझने में जी आसानी प्लीज। हो जाएगी कि जी जी जो हमारी पॉलिटिकल गवर्नमेंट रही है आफ्टर क़यादत मोहम्मद अली जिन्ना, जिसमें लियाकत अली खान का मर्डर था, और उसके बाद जो बड़ा इवेंट था, पै दर पै हमारी सियासी हुकूमतें खत्म हुई और हमारे वज़ीर-ए-आज़म जी जी तब्दील सर। होते रहे। हमारी सियासी जो क़यादतें थी उनको पसंद नापसंद की बुनियाद के ऊपर आगे पीछे किया जाता रहा, हटाया जाता रहा। और खास तौर बिल्कुल। पर फिर जब अयूब खान का दौर और फिर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन और फिर अयूब खान के जी बाद याया खान और फिर वो जनरल इलेक्शन जिसकी 1970, जिसके मुतालिक कहा जाता है कि शायद ये पाकिस्तान के पहले और आखिरी फ्री एंड फेयर इलेक्शन थे। और उसके नतीजे में क्या हुआ कि मुल्क टूट गया। और उसके बाद जो पहली दफा रजीम चेंज की जो बात बड़ी कॉन्क्रीट लेवल के ऊपर, बड़ी एविडेंस के साथ और बड़ी शिद्दत के साथ सामने आई, वो जुल्फकार अली भुट्टो की तरफ से थी। जुल्फकार अली भुट्टो ने बिल्कुल 1977-78
में उन्होंने रिजीम चेंज की बात की थी। उनका एक मकूला शायद आपने पढ़ा हो, और उन्होंने कहा था कि जी एक सफेद हाथी मेरे पीछे पड़ गया है। उसकी वजह ये थी कि अमेरिका उस वक्त नाराज था पाकिस्तान से कुछ इश्यूज के ऊपर, जिसमें अरब इसराइल वॉर थी, वियतनाम का इशू था, और जो जोग्राफियाई हमारी सूरत हाल है जिसमें आप कह लें कि अफगानिस्तान के अंदर जो रशिया का बढ़ता हुआ इंटरफेरेंस था, चाइना की जो ग्रूमिंग थी, उसमें जो तवक्को अमेरिका पाकिस्तान से कर रहा था, शायद पाकिस्तान उस तवक्को के मुताबिक काम नहीं कर रहा था। और ये इमेजिन के जुल्फकार अली भुट्टो के ही अल्फाज थे कि उन्होंने ये कहा था कि जी $25 मिलियन की उस वक्त इन्वेस्टमेंट की गई रिजीम चेंज के लिए। और मजे की बात ये है, आपको एक तारीखी मुमासलत बताता चलूं कि जो पीडीएम की जमातें इकट्ठी हुई हैं इस वक्त पीटीआई के खिलाफ, सेम यही तकरीबन कमोबेश यही जमातें थी जो उस वक्त एक इत्तेहाद बना था जुल्फकार अली भुट्टो के खिलाफ। तो उस वक्त पीपल पार्टी इसी तरीके से अलहदा खड़ी हुई थी और वो जमातें अलग थी। उसमें एएनपी जो इस वक्त है मौजूदा, उस वक्त उसको एनएपी कहा जाता था, उसका नाम चेंज हो गया था। तो वो जो 9 सितारों का इत्तेहाद बना था, वो बुनियादी तौर पर रिजीम चेंज का वो किरदार अदा किया था जो इस वक्त पीडीएम ने किया है। तो उसके नतीजे में जुल्फकार अली भुट्टो के साथ जो कुछ हुआ, फिर उसके बाद फौजी हुकूमत और फिर चलता रहा। तो ये बात ठीक है इमरान खान की किसी हद तक कि जी ये रिजीम चेंज हुआ है। इसमें थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज जो हैं, जवेरिया आपके ये नोटिस में होना चाहिए कि जो तीसरी दुनिया के ममालिक हैं, इनके अंदर मफादात अगर पूरे नहीं हो रहे तो आलमी ताकतें बैठकर इनकी हुकूमतें तब्दील कर देती हैं या करा देती हैं। ये बड़ी नॉर्मल सी बात है, ये तारीख का, सियासी तारीख का हर तालिब इल्म ये बात जानता है। अच्छा, उसमें कहीं पर ये तब्दीली इलेक्शन के में जो है ना लाई जाती है, जिस तरह 2018 में लाई गई। कहीं ये तब्दीली इन हाउस चेंज की सूरत में लाई जाती है जिस तरीके से 2022 में लाई गई। कहीं पर ये तब्दीली फौजी मार्शल्ला को सपोर्ट करके जो है ना लाई जाती है जिस तरीके से पाकिस्तान में होता रहा। तो पाकिस्तान समेत थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के जो मुल्क हैं जहां पर उनकी जो हुक्मरान अशराफिया बैठी होती है, जो पॉलिटिकल पार्टी इक़्तिदार में होती है, तो बेसिकली अगर वो उन इंटरनेशनल एजेंडे के ऊपर या कुछ चीजें जो आलमी ताकतें चाह रही होती है, अगर उस पर अमल नहीं करती तो रिजीम चेंज हो जाता है। तो यहाँ तक तो इमरान खान की आधी बात ठीक थी। इमरान खान को ये बताना चाहिए, मैं अपनी बात थोड़ी सी कंप्लीट कर लूं जवेरिया, कि इमरान खान को ये बात बतानी चाहिए कि 2022 का जो रिजीम चेंज था वो ठीक था, लेकिन इसके साथ उनसे जो गलती हुई वो ये थी कि 2013 के अंदर जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बनी और मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में मियां नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बने, तो नवाज शरीफ की जो गलती हुई उनसे वो ये हुई कि उन्होंने तमाम अपने जो ये मामलात के, जिसको हम कह लें कि ये एक्स से, इनको उठाकर चाइनीज बास्केट के अंदर डाल दिया। अच्छा, जब आपने बहुत सारी चीजें चाइना के डिस्पोजल पर छोड़ दी और उनसे ताउन कोऑपरेशन आपका बढ़ने लगा, तो यकीनन इसके ऊपर अमेरिका जो है ना वो आपसे खुश नहीं था। 2014 में तहरीक इंसाफ का जो धरना शुरू हुआ, उस धरने की बुनियादी वजह, वो बुनियादी उसको आप कह लेंगे रिजीम चेंज का ऑपरेशन था जो उस वक्त स्टार्ट हुआ। आप ये देख लें, हमारी बदनसीबी बीइंग पाकिस्तानी, कि जब ये रिजीम चेंज का 2014 में धरने के साथ ये सिलसिला शुरू हुआ, तो उस वक्त मीडिया, उस वक्त इंतजामिया, उस वक्त अदलिया, यानी यूं लगता था कि पाकिस्तान में एक ही बुरा शख्स है और वो है नवाज शरीफ। और फिर जब ये रिजीम चेंज दोबारा शुरू हुआ 2022 में, फिर वही मामलात, और फिर ये लगता था कि पाकिस्तान में सबसे बुरा शख्स इमरान खान है। कल जो बुरे थे वो दोबारा इक़्तिदार में आ गए, और जो आज बुरे हैं कल ये दोबारा इक़्तिदार में आ जाएंगे। तो हमारे यहाँ रिजीम चेंज का मतलब ये होता है कि आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, आप हट जाएं, अब उनकी बारी है। पता सबको होता है, नंबर सबके लगे हुए हैं, लाइन में सब लगे होते हैं। अब उसमें किसका नंबर लग जाता है, कौन अपनी सर्विसेज देने के लिए सामने आ जाता है, तो फिर इसमें बुरी बात क्या है? फिर अगर आप जिस तरीके से आए थे उसी तरीके से निकाले गए। आपको शायद याद हो कि मीर जफरुल्लाह खान जमाली जब प्राइम मिनिस्टर थे, तो उनसे किसी ने पूछा था कि जी आपने वजारत उज़्मा छोड़ दी और आप चले गए घर,
और आपको आप क्यों छोड़ा आपने ऐसे? तो उन्होंने कहा जी जो आपको लेकर आते हैं वो आपको घर भी भेज देते हैं। उन्होंने नाम नहीं लिया था किसी का, तो उन्होंने बड़ी वजाहत के साथ ये बात कर दी थी कि जो आपको लेकर आते हैं वो भेज देते हैं, तो फिर इसमें नाराजगी और गुस्सा किस बात का? तो मैं इस रिजीम बिल्कुल चेंज को बेसिकली ये देख रहा हूं कि कहीं पर कुछ चीजें ऐसी हुई इमरान खान से जो गलत थी, जो नहीं होनी चाहिए थी। और बिल्कुल उनको असल में एक चीज आप ध्यान में रख लें कि जो आपकी पॉलिटिकल गवर्नमेंट होती है ना, बुनियादी तौर पर इसके अंदर बहुत से स्टेक होल्डर्स होते हैं। इसमें सिर्फ ये नहीं होता कि लोगों ने वोट कर दिया और आप इलेक्ट होकर आ गए और आपने हुकूमत बना ली। इसके अंदर आपकी रियासत के बहुत सारे सतून होते हैं जिनके ऊपर ये हुकूमती छत खड़ी होती है। अगर आप इन सतूनों में से कोई एक दो सतून कम हो गए और ये पिलर्स गिर गए, तो फिर छत का बरकरार रहना मुश्किल हो जाता है। तो आपने सबको ऑन बोर्ड रखना होता है, सबको ऑन बोर्ड रखना होता है, सबको साथ लेकर चलना होता है। अगर आप नहीं चल रहे तो फिर ज़ाहिर है आप उस सिस्टम से या उस सर्कल से आउट हो जाते हैं जिसके अंदर आप बैठे होते हैं। तो मेरा ख्याल है रिजीम चेंज को थोड़ा सा मैंने इलेबोरेट किया है आपके साथ। तो जी जी रिजीम चेंज की बात इमरान खान की ठीक थी। आधा सच बोल रहे हैं, इनको पूरा सच बोलना चाहिए। राइट सर, बिल्कुल इमरान खान को पूरा सच बोलना चाहिए था। एंड सर माना कि गवर्नमेंट को लेजिटिमेट तरीके से हटाया गया, मगर आप भी जानते हैं कि साबिक वजीर आजम इमरान खान अब तक इस बात को नहीं मानते, और इसी के साथ साथ जो उन्होंने इस्तीफे दिए, हुकूमत ने कुछ कबूल करके उस पर इलेक्शन भी करवाए और कुछ पर इलेक्शंस नहीं करवाए। तो सर आपको नहीं लगता कि ये थोड़ा सा अनफेयर है कि हुकूमत को जहां पर लगा कि वो हार रही है वहां के इस्तीफे एक्सेप्ट करके उस पर इलेक्शंस नहीं करवाए, जहां पे जीत रही है वहां पे इलेक्शंस करवा दिए? तो सर आप क्या कहेंगे इस पर? देखें, माइट इज राइट वाला यहाँ पर कानून है पाकिस्तान के अंदर। अगर आप किसी आइडियल सिचुएशन को या एक आइडियोलॉजिकल सिनेरियो को अगर आप कंसीडर कर रहे हैं तो गलत है। देखें मेरी बात सुने, ये बात ठीक है आपकी कि अगर गवर्नमेंट चली गई तो फिर इनको अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन आपको दिए हुए टाइम फ्रेम के अंदर आपको इलेक्शन कराने चाहिए। ओके, ये क्लियर है, इसमें कोई दो राय नहीं। मगर आप ये देखें कि मुल्क को भी देखना है। मैं अब इसको जस्टिफाई नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको एक करंट सिचुएशन बता रहा हूं। वो ये है कि इमरान खान अपने इक़्तिदार के आखिरी दिनों में इस नतीजे पर पहुंच चुके थे कि उनके पास मजीद आगे अवाम को डिलीवर करने के लिए कोई चीज बाकी नहीं है। आपकी जो फाइनेंशियल क्राइसिस था वो फाइनेंशियल क्राइसिस आपके सर के ऊपर पहुंच चुका था। और ऐसे में मैं जो मौजूदा हुकूमत है इनके इस दलील के साथ मुत्तफिक हूं कि अगर ये उस वक्त चेंज ना करते और इसको टेक ओवर ना करते तो शायद इससे भी ज्यादा लॉस होता और इससे भी ज्यादा नुकसान होता जो इस वक्त हो रहा है। अब आप ये देख लें कि 22 करोड़ पॉपुलेशन है, 22 करोड़ आबादी का मुल्क है आपका, और आपके पास जो इस वक्त रिजर्व एसेट्स हैं वो $2.9 बिलियन के करीब हैं। आपकी इंपोर्ट इस वक्त जितनी हो चुकी है, आपके कंटेनर जो है ना वो पोर्ट के ऊपर आपके रुके हुए हैं, आपके पास डॉलर्स नहीं है एलसी खोलने के लिए कि आप डॉलर वो खोलते हैं एलसी, तो आपको डॉलर जब देते हैं तो अल्टीमेटली आपके पास पैसे पीछे बचते नहीं है जिनको आपने लेकर चलना है। आपका जो वापडा का सर्कुलर डेबिट है वो इस कदर बढ़ चुका है कि वो 700 अरब से बढ़कर 2200 अरब के करीब पहुंच गया। आपकी जो इनकम है वो ग्रेजुअली कम हुई है। आपका जो रेवेन्यू के आदाब थे वो आपके पूरे नहीं हो सके। तो जाहिर है आपने जो अपना फाइनेंशियल सिचुएशन है उसको भी मद्देनजर रखना है, पहली बात। अच्छा, इन हालात में जब ये हुकूमत आई, इनका मौकिफ ये था कि जनाब हम सियासत नहीं रियासत बचा रहे हैं, और जितना पॉलिटिकली लॉस इन दिनों इनका हो चुका है, जो हुकूमत में शामिल सियासी जमातें हैं, शायद इनका तारीख में कभी इतना लॉस नहीं हुआ जितना इस दौरान हो चुका है। अब आप सोचें इस बात को कि अगर ये इतनी सारी सियासी जमातें हैं और बार बार ये बरसरे इक़्तिदार आए हैं, तो आखिर ये इतना लॉस क्यों बर्दाश्त कर रहे हैं? मसला यही था कि जितने स्टेक होल्डर थे इस रियासत के बाशमूल सियासतदान, उनका ये फैसला था कि जनाब इन हाउस चेंज करके अब मामलात को थोड़ा सा बेहतर करने की कोशिश की जाए। बहुत देख लिया लेकिन यहाँ पर हालात बेहतर नहीं हो रहे। तो ये तो होगी वो सिचुएशन जिसके अंदर ये हुआ। अब आपका सवाल था कि जी अनफेयर है जी,
जहां पर उनको लग रहा था कि वो जीत रहे हैं तो उन्होंने इलेक्शन कराए, जहां पर उनको लग रहा था कि वो हार रहे हैं उन्होंने इलेक्शन नहीं कराए। देखें, आपको इमरान खान की पॉलिसियों के ऊपर देखना होगा कि इमरान खान बुनियादी तौर पर कंफ्यूज सिचुएशन के अंदर आए। उन्होंने कौमी असम्बली से इस्तीफा दिया, उनको नहीं देना चाहिए था, ये गलत पॉलिटिकल मूव थी, उनको जिसने मशवरा दिया गलत दिया। एक वक्त आया कि उन्होंने कहना शुरू कर दिया, नहीं जनाब हम अपने इस्तीफे वापस लेते हैं। तो अल्लाह के बंदे, अगर आपने इस्तीफे वापस लेने थे तो आपने दिए क्यों? अगर आपने असम्बलियों में दोबारा जाकर अपना रोल अदा करना था तो आपने इस्तीफे दिए क्यों? आपको किसने मशवरा दिया? आप इस गलती को ऑन करें कि आपने गलत किया। दूसरी बात कि लोग आपको मैंडेट देते हैं 5 साल के लिए, आप का जो फाइनेंशियल क्राइसिस वो सर के ऊपर खड़ा हुआ है, सियासी बहरान भी अपने रूज के ऊपर है। आपने पंजाब असम्बली भी जबरदस्ती तोड़ दी जहां पर आपकी हुकूमत थी, और केपी के गवर्नमेंट भी खत्म कर दी जहां पर आपकी हुकूमत थी। अब आप कह रहे हैं जी मुझे दोबारा इलेक्शन कराए जाएं, और उन इलेक्शन में जो है ना आप दावा कर रहे हैं कि आप जीत कर दोबारा हुकूमत बनाएंगे। तो बंदा खुदा, आपकी हुकूमत तो पहले भी कायम थी, आप तब्दील क्या करना चाह रहे हैं? देखें, मेरा आपसे सवाल है जवेरिया कि आप ये देखें कि आपने पंजाब के अंदर आपकी हुकूमत, आपकी केपीके के अंदर हुकूमत, आप वहां पर बैठे हुए अपनी पॉलिसियां चला रहे हैं, आप लोगों को डिलीवर कर रहे हैं, आपने हुकूमतें खत्म कर दी। अब आप कहते हैं जी इलेक्शन कराएं, मैं दोबारा बरसरे इक़्तिदार आऊंगा। तो आपने ये किया क्यों? आप अपना काम करते रहते, आप उनको लेकर चलते। अच्छा, ये भी चले, आपने कर दिया, आपका दिल करा जी मैं नहीं हूं तो फिर ये भी नहीं, ये हुकूमतें चली गई। अब आप कह रहे हैं जी फौरी तौर पर इलेक्शन करा दें। फौरी तौर पर इलेक्शन कराने से मैं कहता हूं कि करा देने चाहिए। हुकूमत जितना लेट करेगी गलत करेगी। सवाल ये है कि आपको इससे हासिल क्या होगा? कि आपका फाइनेंशियल क्राइसिस दूर हो जाएगा? आप IMF के साथ जिन एग्रीमेंट के ऊपर जा रहे हैं, गलत को गलत से सही कह सकते हैं। हाँ, आप कहें। देखिए, हम क्या कह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कराने चाहिए, लेकिन हम उसके साथ दूसरी बात ये कर रहे हैं कि अगर हुकूमत नहीं करा रही तो गलत कर रही है। तो हम दोनों, आप और मैं दोनों ठीक बात कर रहे हैं। सवाल ये है कि हो क्यों नहीं रहे? हो इसलिए नहीं रहे कि मसला उनके हार जीत का नहीं है, मसला उनके उस फाइनेंशियल क्राइसिस का है जो बुनियादी तौर पर इस वक्त सबके सामने है। अगर ये फाइनेंशियल क्राइसिस थोड़ा सा बेहतर हो जाए, और बेहतर हो जाए, तो फिर इलेक्शन तो कराने हैं। आज नहीं, अच्छा आप आज नहीं कराएंगे, 2 माह बाद करा देंगे, 2 माह बाद नहीं कराएंगे, 4 माह बाद करा देंगे। इलेक्शन तो आपने कराने हैं, आपके पास ऑप्शन कोई नहीं है सिवाय इसके कि आप इलेक्शन कराएं। तो इलेक्शन इनको तो कराने चाहिए टाइम के ऊपर। लेकिन थोड़ा सा इमरान खान जो पॉलिटिकल माइलेज गेन करना चाहते थे, जो सियासी फायदा लेना चाहते थे, मेरा ख्याल है वो उसमें फायदा ले चुके हैं। लोगों का जहन ये बन चुका है कि जी जो रजीम चेंज हुआ, जो हुकूमत तब्दील हुई, उस तब्दीली के नतीजे में भी उनको कोई फायदा नहीं हुआ। ऐसे ही जैसे आप 2018 में जब रजीम चेंज हुआ तो उसके बाद आपने 1 करोड़ नौकरियां, 50 लाख घर, और पता नहीं आपने क्या कुछ करना था। आपने टैक्सेस खत्म करने थे, आपने पेट्रोल सस्ता करना था, आपने बिजली सस्ती करनी थी, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। उस रजीम चेंज का भी फायदा नहीं हुआ। I'm sorry to cut you here, लेकिन अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो ये साबिक वज़ीर आज़म ही कहा करते थे कि रिफॉर्म्स के बगैर इलेक्शंस नहीं होने चाहिए, जब वो गवर्नमेंट में नहीं थे। लेकिन जैसे ही वो गवर्नमेंट में आ गए और उसके बाद अब नहीं भी रहे गवर्नमेंट में, तो अब वो चाहते हैं कि रिफॉर्म्स के बगैर ही इलेक्शंस हो जाएं। तो सिर्फ ये फिर जी हाँ, देखें प्रॉब्लम पता है इस सारे पॉलिटिकल सिनेरियो में है क्या? आप इसको थोड़ा सा देखें। आपको अपनी जो दस्तयाब सियासी हालात और दस्तयाब सियासी क़यादत है ना, आपने उनके साथ बैठकर एक कंप्रीहेंसिव एक फॉर्मेट अपनाना पड़ेगा, एक लाए अमल बनाना पड़ेगा, एक रास्ता लेना पड़ेगा जिसके ऊपर आप जाकर खान का प्रॉब्लम यह था कि उसके रवैये के अंदर लचक नहीं थी। वो ये उस वक्त कहते थे कि जी मैं किसी भी चोर उचक्के डाकू के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं हूं। वही चोर उचक्के डाकू इस वक्त इख्तियार में है। बिल्कुल बिल्कुल। Sir Siraj, can you hear me? जी वेलकम बैक सर। जी, मैं तो अब बात भूल गया, पता नहीं क्या कर रहा था। आप अब कोई नया सवाल ही कर रहे हैं हम बात कर रहे थे रिफॉर्म्स के बगैर इलेक्शंस की। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को रिफॉर्म्स के बगैर इलेक्शन तो फायदा नजर नहीं आता था, लेकिन फिर अब वो चाहते हैं कि इलेक्शंस हो जाएं। तो जी, इसी बारे में मेरा
मेरा ख्याल है जी, इमरान खान के साथ प्रॉब्लम ये है कि इनको ठीक जगह वक्त के ऊपर ठीक बातें याद नहीं आती। जब ये थे, इनका फर्ज बनता था एज ए प्राइम मिनिस्टर कि तमाम जी सर। पॉलिटिकल पार्टीज को बुलाते, उनके साथ बैठते और इलेक्शन रिफॉर्म करते, हर वो चीज करते जो पाकिस्तान के मुल्क और पाकिस्तान की कौम के लिए बेहतर होती। उस पर ये होता कि एक वर्किंग रिलेशनशिप कायम हो जाता। 4 साल जो कौम के जाया हुए, और ये जो 5वां साल इस वक्त इस हुकूमत की तरफ से जाया हो रहा है, ये ना होते, आज लोगों के माशी हालात बिल्कुल। कंपैरेटिवली बेहतर होते, लोगों की जो कारोबारी हालात हैं वो बेहतर होते, लोगों की जो जिंदगी है वो आसान बिल्कुल सर। होती। आपको पता है इस वक्त, जी अच्छा अब आप कह रहे हैं अब आप बरसरे इक़्तिदार नहीं हैं और आप बिल्कुल बाहर बैठे हुए हैं, तो फिर आपकी बात कौन मानेगा? उस वक्त आप प्राइम मिनिस्टर थे, अगर आप चलकर जाते तो लोग भी देख रहे होते कि जी आपका जो एटीट्यूड है वो पॉजिटिव है, आप कुछ करना चाहते हैं, लेकिन उस वक्त आपने सुनी नहीं। अब आपकी कोई नहीं सुन रहा, तो इसका क्या किया जाए? ये गलत किया जी इन्होंने। जी जी। बिल्कुल सही सर आपने कहा। सर इमरान खान साहब की गिरफ्तारी, मुझे ऐसा फील होता है, बल्कि सिर्फ मुझे ही नहीं, तासुर भी यही है कि शायद जैसे गवर्नमेंट इमरान खान साहब को गिरफ्तार करना ही नहीं चाह रही। हम देखने में आता है कि पुलिस जा रही है, वापस आ रही है, गिरफ्तार क्यों नहीं किया? इसलिए नहीं किया कि इमरान खान साहब के चाहने वालों ने उनको घेरा हुआ था, उनकी पार्टी वालों ने उनको घेरा हुआ था, अवाम ने उनको घेरा हुआ था, तो इसलिए उनको गिरफ्तार नहीं किया गया। और इसके अलावा ये देखने में आया है आसिफ अली जरदारी साहब के भी कुछ मुज़ाहिका खेज बयानात सामने आए हैं कि उनको इसलिए नहीं गिरफ्तार किया जा रहा या कुछ भी ऐसा। एक तो पॉइंट ये है सर। दूसरा पॉइंट ये है कि इमरान खान साहब ने ऐलान किया जेल भरो तहरीक का, और असूली तौर पर जब कोई लीडर किसी भी तहरीक का ऐलान करता है तो वो सबसे पहले अपने आप को खुद पेश करता है, लेकिन हम देख रहे हैं कि ऐसी तो कोई सिचुएशन नजर नहीं आ रही। और इवन रिसेंटली अभी जमान पार्क में जब पुलिस इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने आई तो इमरान खान साहब ने गिरफ्तारी नहीं दी। तो आपको नहीं लगता, सेटिंग असाइड कि हुकूमत उनको गिरफ्तार करना चाहती है या नहीं चाहती, लेकिन आपको नहीं लगता कि इमरान खान साहब को खुद अपनी गिरफ्तारी दे देनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने ही तहरीक का ऐलान किया था? देखिए, आपकी बात ठीक है, मैं खुद इस बात से इत्तेफाक करता हूं कि मुझे अगर हुकूमत चाहे, और हुकूमत के पास इतने वसाइल और इतनी चीजें होती हैं कि अगर हुकूमत चाहे तो 1 मिनट का काम है, इमरान खान की गिरफ्तारी कोई मसला ही नहीं है। ठीक है ना जी? अब वो हो क्या रहा जी है? हो ये रहा है कि नैब ने गिरफ्तार करना था, नैब ने नहीं किया। पुलिस मुख्तलिफ केसेस में, अब उनका इमरान खान का कहना है कि मेरे ऊपर कोई 75 के करीब या 76 के करीब मेरे पास FIR हो चुकी है मेरे ऊपर। पुलिस अगर गिरफ्तार जी करती तो उस पे भी गिरफ्तार कर सकती थी, नहीं किया। ये बेसिकली मेरा ख्याल है इसको अदालती प्रोसेस के जरिए लेके आ रहे हैं ऐसा ऐसा कि आप आज आ रहे हैं, कल आ रहे हैं, आज आ रहे हैं, कल आ रहे हैं, रोज एक्सरसाइज हो रही है, व्हाट्सएप के ऊपर अलर्ट जारी होता है कि जी पहुंचो, और फिर वो 200-400 बंदा इकट्ठा हो जाता है। तो ये मेरा ख्याल है अदालती तौर पर आज इन्होंने जाना था, नहीं गए, तो हो सकता है कि किसी दिन इनके बिल्कुल ये एक ऐसी चीज हो जाए कि जिनके इनके पास लीगल ऑप्शन खत्म हो जाए और फिर अदालत ही हुक्म दे कि जिनको गिरफ्तार कर लिया जाए। तो जिस दिन अदालत ने ये हुक्म दे दिया कि जी इनको फाइनली गिरफ्तार कर लिया जाए, तो आप देख लीजिएगा कि इसको 1 घंटा भी नहीं लगेगा और ये गिरफ्तार हो जाएंगे। हुकूमत ठीक कर रही है, हुकूमत जी पब्लिक सेंटीमेंट्स को देख रही है, हुकूमत अपने ऊपर कोई ब्लेम नहीं लेना चाहती। आपके ऊपर केसेस हैं और उन बिल्कुल। केसेस की बुनियाद के ऊपर वो समझते हैं कि जी इनको गिरफ्तार होना चाहिए, तो ठीक है, एक हुकूमती पॉलिसी। और ये बात ठीक है आपकी कि हुकूमत अगर चाहती तो गिरफ्तार कर चुकी होती, लेकिन अभी तक हुकूमत गिरफ्तार नहीं कर रही। और दूसरी बात आपकी जेल भरो तहरीक वाली, वो बात भी ठीक है कि देखें, बतौर लीडर आपको चाहिए ये था कि आप पहले पहले खड़े होते और कहते जनाब मैं गिरफ्तारी दे रहा हूं और मेरे पीछे जो मेरे बिल्कुल सर। फॉलोअर्स हैं वो गिरफ्तारी दें। और उसमें ये होता बिल्कुल कि जो 500 बंदा भी इकट्ठा नहीं हो सका, तो उस पर लाखों के करीब, मेरा अंदाजा ये है, लाखों नहीं तो कम से कम हजारों की तादाद में लोग जरूर होते जो बिल्कुल इमरान खान के पीछे अपनी बिल्कुल। गिरफ्तारी दे देते। अब मसला जी एक और है, वो ये थोड़ा सा मैं लाइटर नोट में बात कर रहा हूं आपको कि आसिफ अली जरदारी का कहना ये है एक इंटरव्यू में कि जी आप इमरान खान को जेल के सेल में बंद कर दें और ऊपर से एक छिपकली छोड़ दें, तो इसकी हालत आप देख लीजिएगा। तो मेरा क्या तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कोई ऐसी बात है जिसपे इमरान खान साहब। अच्छा, एक चीज और बता दूं आज आपको मैं, आज हो, जी जी कल सर। हो, 2 माह बाद हो, 6 माह बाद हो, जिस दिन इमरान खान गिरफ्तार हो गए, फिर इनकी
गिरफ्तारी जी। होगी थोड़ी लंबे अरसे के लिए, उसमें बहुत सारी चीजें हैं, ओह। फिर वो बैक वक्त ओपन होंगी, फिर ये एक केस नहीं है, फिर ये तोशा खाना हो गया, फिर ये आपका टेरियान वाला केस हो गया जो इनकी फिर तो सारी अमेरिकी एकदम से अदालत का याद इनका जाएंगे, बयान खुल है, जाएंगे एकदम। फिर वो फिर वो हेलीकॉप्टर स्कैंडल है, फिर वो बिलियन ट्री है, जी। फिर वो रिंग रोड स्कैंडल है, फिर सब वो इकट्ठा हो जाएगा। मलिक रियाज के, हाँ फिर वो सब इकट्ठा हो जाएगा। इनको लग रहा है ये बात कि जनाब राइट। शायद जब मुझे गिरफ्तार करेंगे तो फिर उसके बाद एक लंबी गिरफ्तारी जी। होगी। जी राइट सर, बिल्कुल। सर, 6 मार्च के ई पेपर जंग में मैंने एक न्यूज पढ़ी दैट बिलावल भुट्टो जरदारी डिजिटल मर्दमशुमारी के हक में नहीं है। तो सर ये क्या जी सीन है? आपको नहीं लगता कि डिजिटल सिस्टम ज्यादा रिलायबल है और ज्यादा एक्यूरेट है? तो फिर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब क्यों चाहते हैं कि ये वाला डिजिटल मर्दमशुमारी ना हो? नहीं, जरूरी नहीं है कि कोई जितनी स्टेक होल्डर्स हैं आपके या प्रोविंसेस हैं वो प्रोविंसेस आपके साथ एग्री हों। देखें, इसको यूं समझे कि 2017 का जो सेंसस हुआ था 2017 में, जिसकी बुनियाद के ऊपर हल्के बने थे और फिर 2018 में इलेक्शन हुए थे, उस सेंसस से एमकेएम ने इतफाक नहीं किया था। एमकेएम को ये लगता था कि उनकी जो अददी बढ़तरी है उसको इन्होंने कम किया है और असूलन उनकी तादाद इससे कहीं ज्यादा बनती है। वो वहां पर एक सिंध के अंदर एक प्रॉब्लम चल रहा है, वो ये है कि जो रूरल और अर्बन सिंध है, तो वहां पर लोगों की जो माइग्रेशन का पॉइंट ऑफ व्यू है वो उसको किसी और तनाजुर में देखते हैं। मेरी राय इसके राइट सर। अंदर इस्तदलाल ये था कि बात बात इसके रिलायबल होने की नहीं है, बात उस फॉर्मेट की है कि जिसके अंदर इस सेंसेस में अगर सिंध नाराज है या कहीं केपीके को तहफुजात हैं या बलूचिस्तान को तहफुजात हैं या पंजाब के अंदर कोई इशू है। जी जी, वेलकम बैक सर। जी जी सर, बात हो रही थी डिजिटल मर्दमशुमारी की। उसपे ये था कि 2017 की तरह इसको मुतरादा नहीं होना चाहिए था। तो अच्छी बात ये थी कि इनको भी एतमाद में लिया जाता, अगर कहीं कोई गलती थी तो या इनके तहफुज़ात बिल्कुल। थे तो उनको दूर किया जाना चाहिए था। जी 2017 राइट। की तरह मुझे लग रहा है कि सिंध का एक दफा फिर इसके ऊपर तहफुज़ात है, पहले एमकेएम को थे, अब शायद पीपल्स पार्टी को होंगे इसके ऊपर। बिल्कुल। जी राइट सर। जी सर, चेयरमैन नैब की तकर्री पे कुछ बात की जाए तो हमेशा की तरह और हर मामले की तरह इसको भी कंट्रोवर्शियल बना दिया गया है। तो सर इस बारे में क्या कहेंगे आप? कंट्रोवर्शियल नहीं है जी। अपोजिशन का फॉर्मेट पता है क्या होता है? वो ये होता है कि हुकूमती जो हेड होते हैं वो और अपोजिशन के जो हेड होते हैं वो उन एक तयशुदा असूल है कि आपका इलेक्शन कमीशन हो, चेयरमैन नैब हो और इस तरह की दूसरी जो तकरीरियां हैं वो इनके इत्तफाक राय से होता है। अब चूंकि राइट पीटीआई सर। असेंबली के अंदर है नहीं, अब पीटीआई के अंदर जो कुछ लोग नाराज धड़ा एक खड़ा हुआ है उनको राजा रियाज उनको जो है ना लीड कर रहे हैं, तो हुकूमती और राजा रियाज का जो कॉम्बिनेशन है ज़ाहिर है पीटीआई ने उसको कभी ऑन नहीं करना था। तो लिहाजा इस तरह की जो भी तकरीरी राइट सर। होगी उसको वो पीटीआई कभी उसको ऑन नहीं करेगी, उसको डिस्करेज करेगी। और राइट सर। दूसरी बात ये है कि आपका जो सियासी बुनियादों के ऊपर जो अपॉइंटमेंट्स है ना, ये बेसिकली हमेशा मुतनाज़ा रही हैं। आप इलेक्शन कमीशन का राइट सर। इलेक्शन कमिश्नर चीफ इलेक्शन कमिश्नर का मामला हो या फिर कोई और हो, तो फिर ये बाद में पता चलता है, जिस तरह खान राइट। साहब ने कहा ओ हो मैंने उस वक्त तो कर दिया जी, मुझे बाद में पता चला ये तो है ही नून लीग का बंदा। तो प्राइम मिनिस्टर अगर राइट इस सर। तरह की गलतियां करे तो जाहिर है फिर उसका तो कुछ नहीं किया जा सकता। कंट्रोवर्शियल बिल्कुल जाहिर है सर। करना था, इसको उन्होंने ऑन नहीं करना था। पीटीआई ने वो अपने तरीके से ठीक चल रहे हैं। लेकिन एक चीज बता दूं आपको, जो बंदा इस वक्त बतौर चेयरमैन नैब अपॉइंट हुआ है ये बिल्कुल। किसी मरहले में अपने कैरियर के दौरान किसी मरहले में मौजूदा आर्मी चीफ के ये बॉस रहे हैं और बिल्कुल। इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो भी बहुत अच्छा है। और बिल्कुल। इनके अगर कोई चीजें हुई तो जाहिर है फिर उसमें अगर इमरान खान उस चीजों के अंदर आ गया तो इमरान खान के लिए मुश्किलात बड़ी हो जाएंगी ये मुस्तकबिल में। राइट। हाँ जी बिल्कुल। जी बिल्कुल सही सर। सर, थैंक यू सो मच, आपने इस प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला और डिस्कशन को इतना अच्छा बना दिया और इतना इंटरेस्टिंग बना दिया। फिर गोस टू यू सर, थैंक यू सो मच। जी, बहुत शुक्रिया जी आपका, आपने टाइम निकाला। उस पे जो मेरी अंडरस्टैंडिंग थी जिन इश्यूज के ऊपर, और वो मैंने बिल्कुल फ्री एंड फेयर बिल्कुल। होकर मकसद है किसी वॉइस हुए बगैर दिए हैं। कि आखिरी एक जी जी बात मैं आपको आखिरी 1-2 मिनट में 1 मिनट लूंगा, आपसे ज्यादा नहीं लूंगा। जी जी, देखें, श्योर सर, हमारी सियासी प्लीज। तारीख
हमारी सियासी तारीख का अलमिया रहा है हमारे साथ कि हमने कभी अवाम के लिए सोचा ही नहीं। हम अपने राइट सर। जोग्राफियाई हालात को मद्देनजर रखकर अपनी जोग्राफियाई पोजीशन को मद्देनजर रखकर हमने सियासी फैसले लिए हैं, और उसका बिल्कुल सर। हमें फायदा बहुत कम हुआ है, हमें नुकसान ज्यादा हुआ है। देखें, एक आखिरी छोटी सी बात मैं नो करता डाउट। चलूं कि जिस बर्फानी रीछ को हम गर्म पानियों से तक पहुंचने से रोकने के लिए एक बड़ी खूनरेज जंग लड़ी और उसका हिस्सा बने अफगानिस्तान में, आज बिल्कुल बिल्कुल सी पैक बनने के बाद उसी रूस को हमने दावत दी कि जनाब आप बिल्कुल हमारे सी पैक का हिस्सा बने और गर्म पानियों तक पहुंचे। तो जो हमने बिल्कुल इस कौम के 20-25 साल हमने जाया किए और हमने एक खूनरेज जंग लड़ी, उसका हमें फायदा क्या हुआ? तो बिल्कुल सर। हमारा अलमिया ये है, इस पे दिल कुड़ता है कि हमने सियासी फैसले जो किए वो अपने जोग्राफियाई हालात के तहत किए, हमने लोगों की बेहतरी के लिए नहीं किए। और एक आखिरी बात कि इसमें जितनी ये सियासी जमातें हैं ये सब की सब लाइन लगी हुई हैं और सबको बिल्कुल गुस्सा इस बात का है जी उसको बारी क्यों दी और मुझे बारी क्यों नहीं दी। तो जिस दिन हमने बिल्कुल ये बात समझ ली तो हमें बहुत सारी चीजें मजीद समझने में आसानी हो जाएगी, बहुत सारी चीजें हमें क्लियर हो जाएंगी। मैं आपका मशकूर हूँ कि आपने टाइम जो है ना दिया और उस पर हमने खुलकर बात की। तो इंशाल्लाह नहीं नेक्स्ट सर, टाइम जब बिल्कुल कोई भी नहीं, ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं है। ऑनर्ड हूँ मैं कि आपने मुझे वक्त दिया और मेरे प्रोग्राम के लिए मुझे ऑनर किया। थैंक यू सो मच। प्रोग्राम के इख्तिताम के लिए मैं नून मीम राशिद की एक नज़म लेकर आई हूँ जो कि मैं आपके सामने पेश करना चाहूंगी। वाह, सर इजाजत है? क्या बात है, जिंदाबाद। सुनाए जी, सुनाए। नून मीम राशिद बहुत शानदार शायर है। जी। जिंदगी से डरते हो, जिंदगी तो तुम भी हो, हाँ, जिंदगी तो क्या बात हम भी हैं। क्या बात है। जिंदगी से डरते, आदमी से डरते हो, आदमी तो तुम भी हो, आदमी तो हम भी हैं। आदमी जुबान भी है, आदमी बयान भी है, उससे क्या तुम बात है। नहीं डरते, उससे तुम नहीं डरते। हरूफ और मानी के रिश्ता हाय आहन से आदमी है वाबस्ता, आदमी के दामन से जिंदगी है वाबस्ता, उससे तुम नहीं डरते। अनकही से डरते हो, जो अभी नहीं आई उस घड़ी से डरते हो, उस घड़ी की आमद की आगही से डरते हो। आहा, क्या बात है। पहले भी तो गुजरे हैं, पहले भी तो गुजरे हैं दौर नारसाई के, फिर भी ये समझते हो हिच अर्जुमंदी, ये शबे जुबाबंदी है रहे खुदावन, ये शबे जुबाबंदी है रहे खुदावंदी। तुम मगर ये क्या जानो, लब अगर नहीं हिलते हाथ जाग उठते हैं, हाथ जाग उठते हैं राह का निशान बनकर, नूर की जुबान बनकर। हाथ बोल उठते हैं सुबह की अज़ां बनकर। रोशनी से डरते हो, रोशनी तो तुम भी हो, रोशनी तो हम भी हैं। क्या बात है। रोशनी से डरते हो, शहर की फसीलों पर देव का जो साया था पाक हो गया आखिर, रात का लिबादा भी चाक हो गया आखिर, क्या बात है। चाक हो गया आखिर, खाक हो गया आखिर। अजदहा में इंसान से फर्क की नवा आई, जात की सदा आई, राह शौक में जैसे राहरू का खून लपके, एक नया जुनून लपके, आदमी छलक उठे, आदमी हंसे देखो, शहर फिर बसे देखो। तुम क्या बात अभी से डरते हो, हाँ अभी तो तुम भी हो, अभी तो हम भी हैं। तुम क्या बात है। अभी से डरते हो। सर थैंक यू सो मच। नहीं, मैं आपको जाने नहीं दूंगा। आपको फैज साहब का एक कथा सुना के इजाजत लूंगा। फैज साहब ने जल्दी कह रहा हूँ, वो शायर ऐसा नहीं है कि जो एक अपनी शायरी सुना के भाग जाए और दूसरे शायर की ना सुने। नहीं सर, तो प्लीज फैज साहब फरमाते हैं, फैज साहब हमारे सियासी और रूहानी तौर पर पीरो मुर्शिद समझ लें। बिल्कुल सर। मादरत के हम खस्ता तनों से मोहतसिब हो, क्या माल मनाल का पूछते हो। हम खस्ता तनों
से मौत से वो क्या माल मनाल का पूछते हो, वाह जो उम्र से हमने वाह भर पाया, जो उम्र से हमने भर पाया सब सामने लाए देते हैं। दामन में वाह, है क्या मुश्ते बात। खाके जिगर, दामन में है मुश्ते खाके जिगर, सागर में है खूने हसरत में, लो हमने दामन झाड़ दिया, लो जाम उल्टाए देते वाह, हैं। बहुत शुक्रिया जी, क्या थैंक यू बात, जी, थैंक यू। इंशाल्लाह आपसे क्या दोबारा बात राब्ता है। रहेगा जी। थैंक यू सो जी मच, जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू तमाम जी, देखने अल्लाह वालों का हाफिज बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। जी, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।